हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हम शुरुआत की थी हमने एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें अब तक हम हेल्थ के बारे में बात कर चुके हैं, डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, हेलमेंथ, प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में बात की। उसके बाद शुरुआत की हमने हमारे सेकंड सेक्शन की इस चैप्टर में, जिसमें हम इम्यूनिटी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। और वो बात करने के बाद अब हम आगे बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस चीज़ की बात करनी है, इस चैप्टर में हमें और कौन सी बात करनी है बच्चों, उस बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी की, जिसमें हमने एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इन्फ्लामेटरी, इंटरफेरॉन्स, फीवर, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, नेचुरल किलर सेल्स, इन सब के बारे में बात की थी। आज चलिए बात करते हैं एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक्वायर्ड या एडेप्टिव या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो वो कैसी होती है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, उनकी बात करते हैं। और उसके बाद हम आगे और भी इससे रिलेटेड बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हम आज और उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। सबसे पहले देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। वन इज ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एंड सेकंड इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। दो तरह के इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं, कौन सी लाइन बना रहे हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर हम बी एंड टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की अंदर आती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो बॉडी फ्लूइड में मिल रही है, विच इज ड्यू टू एंटीबॉडीज, एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो आपको दे रही है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी है ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी। ठीक है, ये डाइवर्सिटी का मतलब एक जो हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज कर सकता है बहुत सारे एंटीजेंस को। मीन्स इन रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन की स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के एंटीजन होंगे। क्या उन सभी तरह के एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देता है? तो आंसर है हाँ। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास ये क्वालिटी है कि वो बहुत सारे एंटीजन्स के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे सकता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सेकंड, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी मींस हमारा इम्यून सिस्टम एबिलिटी रखता है रिकॉग्नाइज करने का और रेस्पॉन्स करने के लिए पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए। मतलब अगर पर्टिकुलर एक एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स भी देता है। मतलब पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स स्पेसिफिक होगा, फिर कोई दूसरा एंटीजन है तो उसके लिए स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब डाइवर्सिटी होती है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है। पर्टिकुलर एंटीजन के, हर तरह के एंटीजन के लिए एक ही रेस्पॉन्स नहीं होता, हर अलग अलग एंटीजन के लिए अलग तरह का रेस्पॉन्स आता है। दिस इज कॉल्ड एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ आवर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। मेमोरी की बात करते हैं बच्चों। सेकंड, एक्सपोजर टू द सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए लार्ज एंड मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन अकर एट द प्राइमरी एक्सपोजर। मतलब अगर पहली बार कोई एंटीजन हमारे इस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आया है तो प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है, और प्राइमरी रेस्पॉन्स जो दिया जाता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की हेल्प से उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, उसकी मेमोरी हमारी मेमोरी सेल्स में सेव हो जाती है। आगे बात करेंगे वो कौन सी मेमोरी सेल्स हैं। और जब उस मेमोरी सेल्स में इसकी मेमोरी सेव हो जाएगी तो उस कंडीशन में अगर वही सेम पैथोजन, सेम क्वालिटी का, सेम स्पीशीज का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम नाउ गिव्स सेकेंडरी रेस्पॉन्स, एंड दिस सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स। तो उसके लिए लार्ज और रैपिड रेस्पॉन्स दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले से उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए दी गई प्राइमरी एक्सपोजर होने पर उसके लिए इम्यून रेस्पॉन्स जो दिया गया था उसकी मेमोरी हमारे पास सेव है। तो मेमोरी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पहचानता है कि हमारी बॉडी की सेल्फ सेल्स कौन सी हैं, नॉन सेल्फ या एंटीजन कौन से हैं, तो उन्हें पहचान कर ही उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देता है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की 4 क्वालिटीज हैं, डाइवर्सिटी, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन मींस सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन करना एंटीजेंस का। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम यहाँ पर 2 तरह की सेल की बात करते हैं, अभी भी मैंने बोला कि एक तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आती है, जिनसे कौन कौन सी इम्यूनिटी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। इनके मोड ऑफ एक्शन को हम बाद में डिटेल में लेंगे। और एक होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट दो तरह की हैं, सभी ने नाम सुना होगा बच्चों, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। हम यहां पर आज बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की और एक बात करेंगे बच्चों बी लिम्फोसाइट की। तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट एंड दीज टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखते हैं कैसी होगी। टी सेल और बी सेल में डिफरेंस देखते हैं। टी सेल जनरेट इन द बोन मैरो फ्रॉम द लिम्फॉइड कॉमन प्रोजिनेटर। याद रखें, लिम्फॉइड कॉमन प्रोजिनेटर या फिर स्टेम सेल्स, जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उनसे जनरेट होती है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट भी कहां होती है? बोन मैरो में ही बनती है। टी लिम्फोसाइट अपने मैच्योरेशन के लिए जाती है थाइमस में, जबकि बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी कहां होता है? बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन बोन मैरो में बनने के बाद, थाइमस में मैच्योरेशन के बाद माइग्रेट टू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में आ जाती है आफ्टर मैच्योरेशन एंड सर्कुलेट वाइल इनएक्टिव, सर्कुलेट करती है वाइल इनएक्टिव बिटवीन पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ट्रैवल करती है और अगर वहां पर कोई भी माइक्रोनिज्म होगा तो उसको अगर ट्रैप किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक्शन करती है। जबकि बी लिम्फोसाइट भी ब्लड में आती है, माइग्रेट टू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर मैच्योरेशन एंड सर्कुलेट वाइल इनएक्टिव बिटवीन पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। मतलब दोनों ही बी और टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन के बाद ब्लड में आती हैं और प्राइमरी लिम्फॉइड, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन या फिर हम बोले सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाकर अपना एक्शन करती है, यहाँ इंटरैक्शन करती है एंटीजेंस के साथ। टी सेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, टू टाइप ऑफ एक्टिव टी सेल्स एग्जिस्ट। एक होती है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इन्फेक्टेड बाय इंट्रासेलुलर पैथोजन एंड हेल्पर टी सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल, मैक्रोफेजेस एंड बी सेल। दो तरह की टी लिम्फोसाइट होती हैं, एक होती है टी हेल्पर, एक होती है टी किलर। अभी मैं इसके बारे में जो लिखा है उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा कि ये कैसे हेल्प करती हैं सारी, इसलिए अभी इस पॉइंट पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे। जबकि बी लिम्फोसाइट का एक्शन अच्छे से याद रखें, ये ही तो एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं। तो वन टाइप ऑफ एक्टिव बी सेल एग्जिस्ट, प्लाज्मा सेल्स कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी सिक्रेट करने का काम जो करती है वो करती है बी सेल। तो आपको तो अच्छे से एक बात याद रखनी चाहिए कि टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमें मिलती है किससे? टी लिम्फोसाइट से मिलती है। जबकि बी लिम्फोसाइट, कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट जो होती है, ये बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है हमें प्लाज्मा मीडिएटेड। कौन सी मीडिएटेड? प्लाज्मा मीडिएटेड, या फिर हम बोले एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर हमें ये देती है सीधा सीधा बॉडी फ्लूइड से मिलने वाली इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अच्छे से एक बात याद रखिएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और प्लाज्मा मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें मिलती है बी लिम्फोसाइट से, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें मिलती है टी लिम्फोसाइट से। मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी आपको बताए, लेकिन हमने बात की थी स्टार्टिंग में, टॉपिक ये बात की थी कि जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ सेल, वन इज लिम्फोसाइट, जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत जनरल आइडिया दिया है और डिटेल में बात करनी, एक्शन कैसे करती हैं। बट सेकंड पॉइंट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच इज शॉर्टली कॉल्ड एपीसीज। एपीसीज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है समझिएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में एक अलग से बात करते हैं इस कॉलम में। सेल दैट कैन प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन, एंटीजन मीन्स MSC पेप्टाइड टू टी सेल्स, मतलब सेल्स विच रिप्रेजेंट द एंटीजन इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। ऐसी सेल्स जो रिप्रेजेंट करती है एंटीजन को, किसके सामने लेकर जाती है? एंटीजन को टी सेल्स के सामने। बात समझ में आती है बच्चों? मतलब जो भी एंटीजन को टी सेल के सामने लेकर चला जाए वो क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच रिप्रेजेंट, एंटीजन प्रेजेंटिंग से समझिएगा, cells which represent the antigen in front of which cell? T lymphocyte, जो T lymphocyte के सामने लेके जाए। और ऐसी मेनली प्रोफेशनल APC है dendritic cells which are found in skin, macrophages and B lymphocyte। ये dendritic
मैक्रोफाजेस और बी लिम्फोसाइट प्रोफेशनल एपीसी है। नॉन प्रोफेशनल एपीसी क्या है? एपीसी का मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? सेवरल अदर सेल टाइप लाइक क्लासिफाइड एज नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैन बी इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल और ए co-stimulatory signal. Many of these cells function in antigen presentation only for short period of time during a sustained inflammatory response. मतलब ऐसे कुछ सेल्स, कुछ और सेल्स भी होती हैं जैसे लैंगरहैंस सेल्स होती हैं स्किन में, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं, छोटी छोटी सेल्स जो एमएससी कॉम्प्लेक्स को इंड्यूस टू एक्सप्रेस क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो इंड्यूस कर देती क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल को, ताकि वो क्या कर सके? रिकॉग्नाइज कर सके एंटीजन को, और रिकॉग्नाइज करने के बाद लेके जाए कहाँ पर? टी हेल्पर, टी सेल के पास। इसका मतलब याद रखें, आप इतनी ये नॉन प्रोफेशनल अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कम से कम इतना तो याद रखें, सेल विच रिप्रेजेंट द एंटीजन इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच इंक्लूड डेंड्राइटिक सेल, विच इंक्लूड मैक्रोफाजेस एंड विच इंक्लूड बी लिम्फोसाइट। याद रखेंगे बच्चों। तो हमने क्या क्या बात की है? हमने चैप्टर स्टार्ट किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इन्नेट इम्यूनिटी लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हमने शुरुआत की एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एडेप्टिव और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहले हमने बात की ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, डाइवर्सिटी, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। फिर हमने बात की स्पेसिफिक इम्यूनिटी में दो तरह की सेल होती हैं, लिम्फोसाइट एंड एपीसीज। लिम्फोसाइट बताई गई, एपीसी बताई गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन। आप देख सकते हैं एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एंटीजन यूजुअली एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है और उस एंटीजन के पास जो साइट होती हैं, एंटीजन के पास ऐसी साइट जिनसे कौन जुड़ता है? एंटीबॉडी जुड़ती है, या जिनको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है, उन साइट्स को बोलते हैं एपिटॉप, मींस एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ये एक्चुअली साइट कौन सी है? ये है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन के पास मिलने वाली एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट को ही क्या बोला जाता है बच्चों? एपिटॉप। क्या बोला जाता है? एपिटॉप इज ए एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट सिचुएटेड अपॉन एंटीजन। पहले तो एंटीजन का मतलब समझो बच्चों। एंटीजन का मतलब ही होता है जो एंटीबॉडी जनरेट करे। एंटीजन में एंटी का मतलब एंटीबॉडी, जन का मतलब जनरेट। एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा हर वो मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में जाए और एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करे, वो एंटीजन। तो बात करते हैं एंटीजन क्या है। देखिए, द एंटीजन्स आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इन्वेड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन्वेड करता है। द वर्ड एंटीजन इज ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीबॉडी का एंटी लिया, जनरेटिंग का जन लिया, बन गया एंटीजन, बिकॉज दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन of antibodies in response to infection. The majority of them are made up of protein. Most of the antigens are proteins or polysaccharide found on the cell wall of bacteria and other cells or on the coats of virus. लेकिन ये जरूरी नहीं है। वैसे तो वायरस के अंदर होते हैं एंटीजन, बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं एंटीजन जो प्रोटीन पॉलीसैकेराइड से बने, लेकिन क्या जरूरी है कि एंटीजन किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म का पार्ट भी हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अदर स्ट्रक्चर लाइक पोलन ग्रेन्स, वाइट ऑफ एग लाइक एल्ब्यूमिन, शेलफिश, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, शेलफिश लाइक मोलस्कन फिश, सर्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, फेदर्स ऑफ बर्ड्स, ब्लड सेल्स फ्रॉम अदर पर्सन, एनिमल्स, ड्रग्स, केमिकल, ये सब भी हमारी बॉडी में अगर एंटर करें तो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये सब भी एज ए एंटीजन वर्क कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, एंटीजन्स आर जनरली लार्ज मॉलिक्यूल एंड एंटीबॉडीज आर एन आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडीज अलग है एंटीजन से, जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है। आज मैं बताऊंगा आपको कि प्लाज्मा सेल्स कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोसेस होता है। लेकिन आपको अभी तक ये बात समझ आई होगी कि एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा सेल बनाती है, लेकिन एंटीजन वो लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करके एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं, ये रहा एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट सिचुएटेड अपॉन एंटीजन इज कॉल्ड एपिटॉप। क्या बोलते हैं? बोलिए, एपिटॉप। चलिए ठीक है, एंटीजन तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे और बात करते हैं एंटीबॉडी की। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी को शॉर्ट में ए बी लिखते हैं, एंटीजन को शॉर्ट में एजी लिखा जाता है।
लेकिन एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने इस स्ट्रक्चर को लिखा नहीं है, इसलिए आप डायग्राम में ही समझिए अच्छे से। एनसीईआरटी का डायग्राम लिया और एक अच्छा डायग्राम भी आपको देख रहा है प्रॉपर एंटीबॉडी कैसी होती है। एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, बहुत सारी टाइप की एंटीबॉडी है, हम बात करेंगे आगे, लेकिन एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 2 चेन होती हैं, ठीक है, 4 चेन होती है ज़्यादा सही बोले। एक एंटीबॉडी को शॉर्ट में लिखा जाता है H2L2। एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन होती हैं, 2 चेन ऐसी होती हैं जो हैवी चेन होती है जिसमें एमिनो एसिड का नंबर ज़्यादा होता है, और 2 लाइट चेन होती हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं, लाइट चेन होती हैं। तो देखते हैं कैसी कैसी होंगी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। देखिए ये रही वाई शेप एंटीबॉडी, कैसी होती है, वाई शेप एंटीबॉडी दिख रही है आपको। और इस वाई शेप एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन, दिस इज वन हैवी चेन, दिस इज 1 हैवी चेन, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, दे आर 2 लाइट चेन्स। और ये चाहे हैवी चेन, लाइट चेन, लाइट चेन, लाइट चेन, लाइट चेन, हैवी चेन, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आप इस डायग्राम में डाइसल्फाइड बॉन्ड देख रहे हैं, ये लाइट चेन देख रहे हैं, ये हैवी चेन देख रहे हैं, सही बात है। चलिए, व्हाट इज द मीन ऑफ N एंड C? क्योंकि आपको पता है कि ये एमिनो एसिड से बनी है, तो एक एंड पर एमिनो ग्रुप होगा और एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो याद रखें, जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसका कार्बन दिख रहा है और जहां एमिनो ग्रुप फ्री होगा उसका नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में आपको मैं ये बात और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एंटीबॉडी को जोड़ना है एंटीजन से, ठीक है। इसलिए याद रखें, पहले तो एक बात और याद रखें कि एंटी चाहे हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, दोनों में ही 2 तरह के रीजन होते हैं। एक होता है कांस्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। देखिएगा डायग्राम में, ये हैवी चेन और इसी हैवी चेन में यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो दिख रहा है आपको हैवी चेन में, दिस इज ए कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन दिख रहा है। ऐसे लाइट चेन में आपको यहां से यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला कौन सा है, कांस्टेंट रीजन। तो इसका मतलब इस चेन में यहां से लेके यहां तक का, लाइट चेन में यहां से लेके यहां तक का पार्ट, और हैवी चेन में यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन्स। इधर ही इसी तरह से इधर भी ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये है कांस्टेंट रीजन इन लाइट चेन। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये हो जाता है वेरिएबल रीजन। ये कौन सा रीजन है, ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा, वेरिएबल रीजन इन विच चेन, हैवी चेन। एंड दिस है वेरिएबल रीजन इन विच चेन, लाइट चेन। ऐसा ही इधर वेरिएबल रीजन इन हैवी चेन, वेरिएबल रीजन इन हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन इन लाइट चेन। ये रहा। ये आपको बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि कांस्टेंट रीजन हमेशा स्टेबल रहता है, लेकिन वेरिएबल रीजन की शेप चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनेगी, तो उनमें ये वाला पोर्शन जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंटीजन। बिकॉज नाम से समझ में आता है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आते, वेरिएबल में चेंजेस आते हैं। और वो चेंज क्या आते हैं, एंटीजन से जुड़ने के लिए आते हैं। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप। एंटीजन के पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट थी, देखो एंटीजन के पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट कॉल्ड एपिटॉप, वैसे ही एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट कॉल्ड पैराटॉप। क्या बोलेंगे बच्चों, पैराटॉप। तो ये याद रखें कि ये जो जगह है वेरिएबल रीजन पे होता है पैराटॉप, जिसकी हेल्प से एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है पैराटॉप की हेल्प से और जुड़ जाती है। तो देखिए, जैसे मैं बोलूं कि ये रहा एंटीजन और इस एंटीजन के पास क्या, एपिटॉप, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट, और ये रही एंटीबॉडी की कौन सी चेन, लाइट चेन, ये हैवी चेन, और ये कौन सा, वेरिएबल रीजन जिसके ऊपर बनी हुई है ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे, पैराटॉप। तो पैराटॉप एपिटॉप को पहचान लेगा तो जुड़ जाएगा और हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। वो कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आई, ठीक है, कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं और उनके वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन में से वेरिएबल रीजन पर अटैच होती है, वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट कॉल्ड पैराटॉप। ठीक है बच्चों, तो ये तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हुई। लेकिन अब ये एंटीबॉडी आई कहाँ से, इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, किस तरह से बी लिम्फोसाइट का मोड ऑफ एक्शन है, किस तरह से टी लिम्फोसाइट का मोड ऑफ एक्शन है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अभी तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले
कि कैसे ये एंटीबॉडीज़ बनती है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंटीबॉडीज़ बनाने का काम, एंटीबॉडी सिक्रेट करने का काम बी लिम्फोसाइट करती है। तो देखते हैं ऐसा क्या होता है बी लिम्फोसाइट में कि वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। करें बात, देखिएगा। एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट एंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। जो एंटीबॉडीज़ बनाती है बी लिम्फोसाइट वो दो फॉर्म में होती है, एक तो होती है मेम्ब्रेन बाउंड और या होती है सिक्रेटेड। या तो होती है मेम्ब्रेन बाउंड या सिक्रेटेड। देखते हैं कौन सी क्या है। बी लिम्फोसाइट यूज मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी टू इंटरैक्ट विद एंटीजन। हमेशा बी लिम्फोसाइट मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी की हेल्प से एंटीजन से जुड़ती है। बी सेल्स मेक एंटीबॉडीज ऑल ऑफ दिस सेम स्पेसिफिसिटी। सेम स्पेसिफिसिटी का मतलब समझना चाहिए, मतलब एबल टू रिएक्ट विद द सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। मतलब जितनी भी एंटीबॉडीज बनाती है वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक होती हैं। एंड इट्स प्रोजेनी, ठीक है, आर रेफर्ड टू एज ए क्लोन, क्योंकि आगे जो प्रोजेनी बनने वाली है माइटोटिक डिवीजन से, बी सेल से आगे डिवीजन से जो नई नई एंटीबॉडीज बनने वाली है वो भी स्पेसिफिक होगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, द क्लोन विल कंटिन्यू मेकिंग एंटीबॉडी ऑफ द सेम स्पेसिफिसिटी। मतलब अगर हम बात करें कि भाई एक बी लिम्फोसाइट को मैसेज मिला कि आपको पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है, तो वो रैपिडली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके नई प्रोजेनी जो बनती है बी सेल की वो भी वैसी ही एंटीबॉडी बनाती है जो उनके पेरेंट ने बनाई थी। इसका मतलब ये जो बनती है प्रोजेनी वो क्लोन होती हैं और वो सेम स्पेसिफिसिटी शो करती है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। साइमल्टेनियसली देयर विल बी लॉट्स ऑफ अदर क्लोन ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं अलग अलग स्पेसिफिसिटी के। दिस इज नॉन एज पॉलीक्लोनल रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीक्लोनल रेस्पॉन्स बोलते हैं। एंटीजन हैविंग डिटर्मिनेंट कॉल्ड एपिटॉप, मैंने अभी आपको बताया। एंड एपिटॉप आर मॉलिकुलर शेप रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज विच रिकॉग्नाइज वन एपिटॉप रेदर देन होल एंटीजन। पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता एंटीजन, एंटीबॉडी पर्टिकुलर किसी एक एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करता है। एंटीजन में भी प्रोटीन, lipid, carbohydrate, and an antigen may consist of many different epitopes and may have many repeated epitopes. ये तो पहले बात कर चुके हैं। बी लिम्फोसाइट इवॉल्व इनटू प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट एक तो पॉलीक्लोनल रेस्पॉन्स देती है, बहुत सारे स्पेसिफिसिटी, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी के एंटीबॉडीज को, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज को बनाती है, लेकिन साथ के साथ बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल भी बनाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टी सेल रिलीज साइटोकाइन। जो टी सेल जब स्टिमुलेट करती है बी लिम्फोसाइट को तो बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स बनाती है एंड दीज प्लाज्मा सेल्स सिक्रेट एंटीबॉडीज इन वेरी वेरी हाई अमाउंट बट डू नॉट डिवाइड। प्लाज्मा सेल्स में आगे डिवाइड होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। बी लिम्फोसाइट डिवाइड होती है, बनाती है प्लाज्मा सेल, लेकिन प्लाज्मा सेल में आगे डिवाइड होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होगी और ये सिक्रीट करती है केवल एंटीबॉडी। बात करते हैं कितनी एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। दे एग्जिस्ट इन लिम्फॉइड टिश्यू। प्लाज्मा सेल कौन से टिश्यू में होती है? लिम्फॉइड टिश्यू। ब्लड में नहीं होती, ब्लड में तो होता है बोन मैरो। कहाँ पर होती है ये प्लाज्मा सेल? लिम्फॉइड टिश्यू में। अदर बी सेल्स सर्कुलेट एज मेमोरी सेल। तो कुछ ऐसी बी सेल जो इवॉल्व होकर प्लाज्मा सेल बनाती हैं वो तो लिम्फॉइड टिश्यू में चल जाती है, लेकिन ऐसी बी सेल जो प्लाज्मा सेल में इवॉल्व नहीं होती वो ही आगे कहलाती है बी मेमोरी सेल। बी सेल डिवाइड फॉर्मिंग प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। एंड प्लाज्मा सेल का काम क्या? मेक एंड रिलीज अप्रॉक्स 2000 to 20,000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर सेकेंड इनटू द ब्लड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 days। अगले 4 से 5 दिन के लिए हर सेकेंड में 2000 to 20,000 एंटीबॉडी बनाती है जो उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है। याद रखेंगे इस बात को। एंड बी मेमोरी सेल लिव फॉर मंथ्स और ईयर, महीनों और सालों तक जी सकती है। एंड आर पार्ट ऑफ इम्यून मेमोरी सिस्टम। बी लिम्फोसाइट आर फॉर्म विद इन द बोन मैरो, अंडरगो देयर डेवलपमेंट। ये बात सही है बिल्कुल। दे हैव फॉलोइंग फंक्शन। क्या करती है बी लिम्फोसाइट? दे इंटरेक्ट विद एंटीजन एपिटॉप यूजिंग देयर इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर टू सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल, सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक। मतलब पूरी बात को शॉर्ट में लिखा है। टू सर्कुलेट एज मेमोरी सेल एंड प्रेजेंट एंटीजन पेप्टाइड टू टी सेल। मतलब ये बात तो हमें पता ही है कि बोन मैरो एपीसी तो है ही ना, सही बात है ना बच्चों। तो चलिए हमने क्या क्या बात की एक बार फिर बात करते हैं। हमने आज बात की है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, इननेट की पहले बात कर चुके थे, एक्वायर्ड की क्वालिटीज देखी,
लिम्फोसाइट के टाइप देखे, व्हाट इज एपीसी की बात की, एंटीजन की बात की, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी और किस तरह से पॉलीक्लोनल रेस्पॉन्स देके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है उसकी बात की, और प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती है एंटीबॉडी उसकी बात की। और उसके बाद अगर हम टाइप्स और फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी और फिनिश कर लें आज, क्योंकि उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बी लिम्फोसाइट के एक्शन की, टी लिम्फोसाइट के एक्शन की बात करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, और साथ में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी देखिएगा, समझते हैं। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस हैं और उसके फंक्शन सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं IgA, एक डाइमर है जो अगर हम बात करें जिसके पास 4 क्या होंगी, जिसके पास 4 पैराटॉप प्रेजेंट होंगे। IgA प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजन, कोई भी पैथोजन इनहेल कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, उससे एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है, IgA। इसका मतलब IgA इज ए सिक्रेटरी एंटीबॉडी। सिक्रेटरी एंटीबॉडी वो है जो बॉडी के सिक्रीशन में है, और जैसे जो सलाइवा में है, कहाँ पर है IgA, कहाँ पर होगी बच्चों, सलाइवा में होगी। IgA टीयर्स में होगी, तो टीयर्स में, सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। ठीक है, इसके अलावा अगली एंटीबॉडी आती है IgD, डी है बच्चों ये IgD एंटीबॉडी। याद रखें ये ही एंटीबॉडी वो है जो मोनोमर है जिसके पास 2 पैराटॉप है, लेकिन ये लिम्फोसाइट की सरफेस पर होती है और एक्टिवेट कर देती है बी सेल को। तो जब इनसे ही एंटीजन जुड़ता है और एंटीजन जुड़ने के बाद बी सेल्स अगर स्टिमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है और क्लोनल सिलेक्शन शो करती है। IgE भी मोनोमर है, लेकिन याद रखिएगा एलर्जिक रेस्पॉन्स में काम आती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है IgE। IgG के बारे में अच्छे से याद रखें, ये है स्टिमुलेशन ऑफ फैगोसाइट्स, ये स्टिमुलेट करती है मैक्रोफाजेस को, जिसकी वजह से फैगोसाइट्स या हम बोल सकते हैं फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ये ऑल्सो स्टिमुलेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है, और साथ में पैसिव इम्यूनिटी देती है फीटस को, क्योंकि IgG एबल टू क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। IgG सभी तरह की एंटीबॉडी में सबसे ज़्यादा होती है, अबाउट 75% ऑफ ह्यूमन एंटीबॉडीज। लेकिन याद रखें ओनली एंटीबॉडी दैट कैन cross placenta, one and only antibody able to cross placental barrier is IgG, gamma immunoglobulin. There is also monomer, and last one is IgM which is pentamer form, जिसके पास 10 पैराटॉप हैं। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल को एक्टिवेट करती है। लेकिन एक बात और याद रखें, ये है फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी। जब भी प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है तो जो एंटीबॉडी बनती है प्राइमरी रेस्पॉन्स के टाइम में वो है IgM। तो बच्चों आज हमने जल्दी से बात करते हैं शॉर्ट में क्या बात की है, एक्वायर्ड और एडेप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात की है। सबसे पहले उसकी क्वालिटीज़ देखी, डाइवर्सिटी, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। फिर हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी में 2 तरह की सेल्स, लिम्फोसाइट और APCs की बात की। लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट की बात की, वो कैसी इम्यूनिटी देती है उसके बारे में हमने बात की। एंड व्हाट इज APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, इसके बारे में भी हमने बात की। फिर हमने शुरुआत की व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन पे बताया गया व्हाट इज एपिटॉप, एंटीजन किसका बना है ये बात की। एंटीबॉडी की बात की, वो किससे बनी है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बताई गई, अच्छे से समझिए बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है वो। और एंटीजन पर मिलने वाली एंटीबॉडी पर मिलने वाली एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात की। एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, बी लिम्फोसाइट कैसे बनाती हैं एंटीबॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी क्या है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी क्या है, प्लाज्मा सेल्स क्या हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, और एंटीबॉडीज के टाइप कौन कौन से होते हैं इस बारे में आज हमने बात की, और उन एंटीबॉडीज के फंक्शंस की भी हमने बात की। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।